राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम जो HSSC ने सोशल साइंस का पेपर अभी लेटेस्ट पेपर लिया था 2023 में, उस पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 75 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर किसी ने 2 पार्ट में बना रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो अगर किसी ने वे नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि HSSC में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं और इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी NTA ने ग्रुप डी के पेपर में ही पूछे थे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर करना। और आज हम 76वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या है, बिना द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में जाने वाली जल वाष्प कहलाती हैं। तो जो लिक्विड स्टेट में न जाए और सीधा सॉलिड स्टेट में चली जाए तो उन जल वाष्प को क्या कहते हैं, ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन है वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन, संघनन मतलब कंडेंसेशन, उच्च बनाने की क्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो बिना द्रव अवस्था में जाए ठोस अवस्था में चली जाती हैं वे जल वाष्प क्या होती हैं, उच्च बनाने की क्रिया। अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जो लिक्विड से सीधा गैस में चला जाए वो क्या होता है, इवेपोरेशन। और संघनन मतलब कंडेंसेशन, जो गैस से लिक्विड में आ जाए वो क्या होता है, कंडेंसेशन। और इन दोनों का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, जैसे हमने गैस पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया और पतीले में जो पानी है वो क्या है, लिक्विड है, और गर्म करेंगे तो उसमें से भाप उठेंगी, मतलब जो पानी है कुछ उठ गया, मतलब गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया उसका, तो मतलब वाष्पीकरण बन गया लिक्विड से गैस में। और संघनन क्या हो जाएगा, जो भाप उठी है किसी भी, मतलब हमने प्लेट से ढक रखा है तो प्लेट से टकराएंगी और प्लेट पे छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी गैस की, यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, संघनन। तो ये हो गया कंडेंसेशन। मेरे हिसाब से इन दोनों के एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे कि लिक्विड से गैस में जाना वाष्पीकरण होता है और गैस से लिक्विड में जाना संघनन होता है। और एक पूछा जाता है सब्लिमेशन का, सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाना, वो क्या होता है, सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूर। जैसे कपूर की गोली सब ने पता है और सब ने देख भी रखी होंगी। जो कपूर की गोली है वे सॉलिड स्टेट में होती हैं और वे लिक्विड स्टेट में नहीं जाती, सीधा गैस के रूप में उड़ जाती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में जाना क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 सितंबर 1946 को बनी भारत की अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो हमारी अंतरिम सरकार बनाई गई थी जो 2 सितंबर को, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्हें कौन सा पद मिला था, गृह मंत्री का, कानून मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का, या फिर शिक्षा मंत्री का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको कौन सा पद मिला था, कानून मंत्री का। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें 7 सदस्य थे, 6 तो सदस्य थे और एक अध्यक्ष था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके सदस्य अध्यक्ष बने थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनकी स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई गई है लातूर महाराष्ट्र में, स्टैचू ऑफ नॉलेज। 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है और इनका समाधि स्थल है, उसका क्या नाम है, चैत्य भूमि। और मूक नायक पत्रिका किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, बहुत बार पूछी जाती है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। गृह मंत्री का पद किसे मिला था अंतरिम सरकार में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी, राजकुमारी अमृता कौर। शिक्षा मंत्री कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध प्रक्षेपास्त्र स्थल है, यानी कि जो मिसाइल हैं वो कहाँ से छोड़ी जाती हैं, ये भारत की, पुणे से, श्रीहरिकोटा से, चेन्नई से, या फिर व्हीलर द्वीप से। तो कहाँ से छोड़ी जाती हैं, व्हीलर द्वीप से। जो DRDO है वो अपनी मिसाइलें हैं ये कहाँ से छोड़ता है, व्हीलर द्वीप से। और इसका भी नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, क्योंकि जो APJ अब्दुल कलाम है उसे क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और व्हीलर द्वीप है, यहाँ से DRDO है, ये अपनी मिसाइल प्रशिक्षित करता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, APJ अब्दुल कलाम। और ये ओडिशा में है। श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। जो इसरो है ये अपने उपग्रह इनका प्रशिक्षण कहाँ से करता है,
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बार गठन किया गया था। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली बार भारत में आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये अपर हाउस है। राज्यसभा का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 80। और ये अपर हाउस है, ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसके सदस्य हैं, इसके कार्यकाल पूछा जाता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके अध्यक्षों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, मतलब 2/3 जो अध्यक्ष हैं ये मतलब जाते रहते हैं। तो ये क्या है? एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 80। और जो राज्यसभा है इसका सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति भी कौन है हमारे? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? जो कैलाशनाथ मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, सोलापुर, पुणे, नासिक। तो ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और जो ये कैलाश मंदिर है ये एलोरा की गुफाओं में स्थित है। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर हैं? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके अंदर ये कैलाश मंदिर बना हुआ है। और इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये मंदिर है एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक का जो पूरा का पूरा मंदिर बना रखा है वो केवल एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जो लोकतंत्र है इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को, 20 फरवरी को, 15 मई को या फिर 15 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को ही इंजीनियरिंग डे होता है, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। जुगाड़ू दिवस इंजीनियरिंग डे है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। और लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? जो विजयनगर साम्राज्य है इसके ये 4 वंश रहे हैं, सालू वंश, अरविंद वंश, संगम वंश और तुलु वंश। तो इनमें से ये पूछा है जो कृष्णदेवराय थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये किस वंश से संबंधित थे? ये तुलु वंश से संबंधित थे। सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना की थी। और विजयनगर है इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? हम्पी। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ये हो गया विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और ये विजयनगर ये कर्नाटक में है। और इसके ये फेमस शासक थे कृष्णदेवराय और ये तुलु वंश के शासक थे। और कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव का 2021 में जो कैंसिल हो गया था पेपर उसमें पूछ रखा था। जो कृष्णदेवराय है इन्हें मतलब आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त है? कृष्णदेवराय को। और जो इसके दरबार में थे अष्टदिग्गज थे, 2 हैं ये, एक तो अष्टदिग्गज है और एक है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान तो शिवाजी के दरबार में थे और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे। तो अष्टदिग्गज ये हो गया कृष्णदेवराय। और इनकी एक पुस्तक है आमुक्त माल्यदा, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। किसकी पुस्तक है? कृष्णदेवराय की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे? यह भी बताया है। जो विजयनगर साम्राज्य है 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। हम्पी इसकी राजधानी थी। और जो ये हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन बाकी ऑप्शंस की। सबसे पहले हम कावेरी की बात करेंगे। जो कावेरी नदी है इस पर एक तो तमिलनाडु में मैटूर बांध बना हुआ है और बहुत बार एसएससी में रिपीट होता है ये कि मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है।
और जो ये कावेरी नदी है ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। कावेरी नदी सदाबहार नदी है ये मतलब बारहमासी नदी है। जो लौटती हुई मानसून है उनसे बरसात पानी लेती है ये कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर प्लेटो महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी त्रिमकम प्लेटो महाराष्ट्र नासिक वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? बीरबल को, तानसेन को, अमीर खुसरो को, नूबत खान को। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ये पूछा जाता है अमीर खुसरो से, ये इनका मतलब कब से कब तक रहे थे? ये बलबन से लेकर तुगलक वंश तक अमीर खुसरो इनके दरबार में रहे थे। बलबन के दरबार से शुरू होकर तुगलक वंश है वहाँ तक मतलब अमीर खुसरो रहे थे। और उन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। और ये बीरबल है ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। और अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था, उसको अपनाने वाला पहला और आखिरी हिंदू कौन था? बीरबल। तानसेन भी अकबर के नवरत्नों में से एक था। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्रुपद के बहुत अच्छे गायक कलाकार थे तानसेन, और इन्हीं के नाम पर तानसेन पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट कहलाता है? तो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट क्या कहलाता है? थाल घाट। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना को यह भी कहा जाता है? तो माउंटबेटन योजना इसमें क्या था? इस माउंटबेटन योजना में ये कहा गया था कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर देंगे। और माउंटबेटन योजना ये कब हुई थी? ये 3 जून को हुई थी, इसलिए इसे जून योजना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है? यानी कि संविधान की राजनीतिक कुंडली जो प्रस्तावना है, किसे प्रस्तावना को किसने कहा था कि संविधान की राजनीतिक कुंडली है? के.एम. मुंशी ने, भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान की राजनीतिक कुंडली है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें, सबसे पहले जो प्रस्तावना है जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले मतलब प्रस्तावना का नाम उद्देशिका था। और उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देशिका पत्रिका जारी की थी, मतलब पेश की थी संविधान सभा में। संविधान की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। पहली तो हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद जो 13 दिसंबर को हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पत्रिका पेश की थी संविधान सभा में। और उसको मंजूरी कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। और बहुत बार पूछा जाता है ये। और फिर इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रस्तावना रख दिया गया। ये तो इसकी होगी हिस्ट्री प्रस्तावना की। अगर हम बात करें प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। और केशवानंद भारती केस था, उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि हम प्रस्तावना में समय समय पर संशोधन कर सकते हैं। और उसके तहत जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए और ये तीनों वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये हो गया प्रस्तावना के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अभी बताया था। मूक नायक इनकी पत्रिका है। समाधि स्थल इनका चैत्य भूमि है। 14 अप्रैल को इनकी जयंती होती है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और लातूर महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इसका स्टैचू बनाया गया है।
राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी लाहौर में, रावी नदी के किनारे जो INC का सेशन चल रहा था उसमें। अगला क्वेश्चन है, देश में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? केरल में, असम में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में मसाले सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वास्को डी गामा था वो केरल के कालीकट में आया था और वहाँ से क्या लेके गया था? मसाले लेके गया था। इसलिए जो पुर्तगाली हमें भारत में वापस आए दोबारा, क्योंकि यहाँ से तो मसाले ले गए, इलायची, काली मिर्च ये सब लेके चले गए और वहाँ पर जाकर मतलब ज़्यादा पैसे में बेची, इसलिए लोभ आ गया, वापस भारत आए पुर्तगाली। तो केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले आया था और यहाँ पर मसालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और केरल का जो तट होता है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। असम की बात करें तो असम को मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है असम का। और असम में माजुली द्वीप बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। नदी द्वीप है ये, विश्व का और भारत का सबसे बड़ा। तमिलनाडु में कल्पाकम कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य के प्रांतीय सरकार के 10 गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल था, मौर्य का शासन काल चल रहा था, उसमें प्रांतीय सरकार में जो 10 गांव थे उनके अधिकारियों को क्या कहा जाता था? गोप, राज्यपाल, स्थानिका, ग्रामिक। तो क्या कहा जाता था? गोप। अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य इनके मतलब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, मतलब प्रधानमंत्री बोला जाता था। जो चाणक्य है उनकी पुस्तक है एक, या फिर कौटिल्य भी इनका नाम है, अर्थशास्त्री, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के अंतिम राजा थे धनानंद, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन कहाँ पर बीते थे? कर्नाटक के सोनबेलगोला में, और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। और चाणक्य, इसकी पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रभागा, रोहतांग दर्रा, राकस झील या फिर वेरीनाग। तो कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से सतलुज नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वह शहर जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैनचेस्टर की। जो ये मैनचेस्टर स्थान है ये कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है मैनचेस्टर। और ये किस लिए फेमस है? ये सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि कपड़े की टेक्सटाइल है, इन सब के लिए बहुत फेमस है। ये इंग्लैंड में है मैनचेस्टर स्थान, तो इसलिए मैनचेस्टर कहा जाता है। एक 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक तो पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, एक भारत का मैनचेस्टर, एक उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का पूछा जाए तो कोयम्बटूर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के तीनों याद रखने हैं। और जो मैनचेस्टर स्थान है ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? सबसे पहले हम संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे। इससे पहले वाला पार्ट है उसमें मैंने संपत्ति के अधिकार इसकी बात की थी। जो ये संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था, मतलब पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार ये खत्म कर दिया गया। और ये किस आर्टिकल में मतलब चला गया? उसके बाद 300A में, 300A के तहत ये क्या बन गया? एक कानूनी अधिकार बन गया। और अब ये क्या है? एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था मौलिक अधिकार से? 44वां संविधान संशोधन, जरूर याद रखना है ये, और 300A में शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी?
जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब की थी? 24 जनवरी 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 जुलाई 1945 को, या फिर 24 दिसंबर 1945 को, यानी कि 24 तारीख तो है ही। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और ये क्यों की गई थी? क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध है, मतलब सबसे पहले तो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद एक संगठन बनाया गया था, लेकिन फिर उसके बाद दूसरा भी हो गया, तो उसको मतलब आगे भविष्य में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं होगा, मतलब आगे तीसरा विश्व युद्ध ना हो, उसके लिए मतलब ये सब आपस में डिस्कस कर सके, इसलिए जो ये संयुक्त राष्ट्र है ये बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अगर हम यूएन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका, इस यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो यूएन है इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरिस, पुर्तगाल के हैं ये अभी अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, त्रिगवेली नॉर्वे के थे। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक कृति मृच्छकटिका किसके द्वारा रचित है? जो ये मृच्छकटिका है ये किसकी है? विशाख दत्त की, विष्णु शर्मा की, कालिदास की, या फिर शूद्रक की? विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम था? मुद्रा राक्षस, तो ये ऑप्शन नहीं है। विष्णु शर्मा की पुस्तक है उसका क्या नाम है? पंचतंत्र। और कालिदास है इसकी सब ने बतानी है। मन नहीं पता चला कोई वीडियो ने देखा है या नहीं देखता, और किसी ने पता है तो कालिदास की रचना है वो बताना, क्योंकि बिल्कुल आसान है कालिदास की रचना, ये सबको याद है। तो कमेंट करके सब ने जरूर बताना है कालिदास की रचना। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो मृच्छकटिका ये किसकी है? शूद्रक की। आगे है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये अभी बताया था मैंने। माजुली द्वीप, बेरेन द्वीप, नोवा स्कोटिया, डेवोन। जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये कौन सा है? माजुली द्वीप है। और ये कहाँ पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है माजुली द्वीप। अगला है, संस्कृत का प्रथम विश्वकोश है? मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मानसोल्लास, अष्टध्यायी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि संस्कृत की मतलब संस्कृत व्याकरण का पहला कौन सा है, तो वह है अष्टध्यायी, पाणिनि ने लिखा था। अगर संस्कृत का प्रथम विश्वकोश पूछा जाए तो कौन सा है? मानसोल्लास। अगर हम राजतरंगिणी की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? कल्हण की। और इसमें क्या है? कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का जो इतिहास है वो सब कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? राजतरंगिणी में। और ये किसकी पुस्तक है? कल्हण की। मिताक्षरा किसकी पुस्तक है ये भी बताना है, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मिताक्षरा किसकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का गलत मिलान किया गया है, गलत मिलान की पहचान करनी है। तो गलत मिलान कौन सा है? तो इनमें से हमने गलत मिलान बताना है। नरोरा मध्य प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, या फिर कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो इन चारों में से गलत कौन सा है? सबसे पहले तो तारापुर की बात करते हैं। तारापुर परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल ठीक है। और ये सबसे पुराना है, तारापुर महाराष्ट्र में, बिल्कुल ठीक है। कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और ये परमाणु संयंत्र जितने भी हैं भारत के, शॉर्ट वीडियो में करवा रखे हैं मैंने, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देखना। कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में, रूस की सहायता से बनाया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल ठीक है। नरोरा मध्य प्रदेश में नहीं है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नरोरा है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, रावत बाटा भी कहाँ है? राजस्थान में। और इससे अलग कौन से रह गए? नरोरा उत्तर प्रदेश का हो गया। एक है काकरापार, जो सबसे छोटा परमाणु संयंत्र है। काकरापार है, ये नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात का है। एक रह गया कैगा, कैगा कहाँ का है? कर्नाटक का। नरोरा उत्तर प्रदेश का होगा। एक हरियाणा में भी है, 2800 मेगावाट का, फतेहाबाद में, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें वह व्यक्ति जो विदेशी मामलों का प्रभारी था कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ग्राम सचिव का जो पहले कैंसिल हो गया 2021 में पेपर लिया था, उसमें एज इट इज पूछा गया था। अभी इससे पहले मैंने बताया था कृष्णदेव राय को के बारे में, उसमें क्या बताया था? जो कृष्णदेव राय है उसके जो मंत्री परिषद है, दरबार भी हैं, उनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। और जो शिवाजी है ये मराठा साम्राज्य, इसमें क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। तो ये एक तो ये जरूर याद रखना है, जो शिवाजी है इसकी मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है, और कृष्णदेव राय है उसके
क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज। और इसमें यह पूछा है कि विदेशी मामले जो संभाला करता है यानी कि विदेशी मंत्री है, विदेश मंत्री, उसको क्या कहा जाता था, सुमंत, अमात्य, पेशवा, पंडित राव। तो विदेशी मामले हैं उनको क्या कहा जाता था, सुमंत। एज इट इज पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है मेंटल के बारे में गलत कथन की पहचान करें। जो मेंटल है ये मतलब पृथ्वी की परतें हैं तीन, मतलब एक तो होते हैं भूपरपट्टी सबसे ऊपर वाली यानी कि क्रस्ट, उसके बाद होती है मेंटल और उसके बाद होती है कोर। तो सबसे ऊपर वाली कौन सी है, क्रस्ट, सेकंड नंबर पे यानी कि ये मध्यमंडल में मतलब सेकंड नंबर की है ये मेंटल, और सबसे लास्ट है कोर। तो इसके बारे में हमने ये बताना है कि गलत कौन सा है। तो अधिकांश भूकंप व ज्वालामुखी ऊपरी पर्यावरण में विकार के कारण जन्म लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जो भूकंप ज्वालामुखी है ये ऊपरी इसके कारण आते हैं और ये इसी में आते हैं, भूपरपट्टी के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट है इसके नीचे वाली है ये मेंटल। निचला पर्यावरण ठोस रूप में होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मेंटल की बाहरी परत मेसोस्फीयर के रूप में जानी जाती है, ये गलत है, क्योंकि जो ये मेसोस्फीयर है ये क्या है, ये वायुमंडल की परत है और ये हम धरती की परत हैं, ये इनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे ऊपरी क्रस्ट, मेंटल, फिर कोर, ये तीनों की तीनों धरती की हैं यानी कि भूमि की, और ये मेसोस्फीयर है ये वायुमंडल की परत है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2-3 क्वेश्चन इससे मतलब धरती से ये पूछे जाते हैं। 3 होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 होती हैं क्रस्ट। एक तो ये पूछा जाता है कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक मेटल कौन सी पाई जाती है, तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। अगर हमसे तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन, मेटल पूछी जाए तो एल्यूमिनियम। एक क्वेश्चन तो इससे ये बनता है। एक इससे बनता है कि क्रस्ट में क्या पाया जाता है, मतलब सियाल, सीमा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये मतलब 2 पाई जाती हैं इसमें, सियाल और सीमा। और कोर में क्या पाया जाता है, निफी यानी कि निकल और आयरन, ये कोर में पाया जाता है। और ये जरूर याद रखना है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो भूपरपट्टी है, क्रस्ट है, इसमें सबसे अधिक मेटल कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, एनी बेसेंट को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, या फिर दयानंद सरस्वती को। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो सबसे पहले तो जो ये राजा की उपाधि है ये किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी राजा की उपाधि। ये राजा की उपाधि मिल रही है नहीं, इनका नाम था राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। राजा राम मोहन राय है, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी, ये कमेंट करके बताना है। एनी बेसेंट की बात करें, सबसे पहले तो एनी बेसेंट के बारे में, जो आईएनसी है इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। और इनकी पत्रिका है कॉमनवेल, यंग इंडिया, ये दोनों किसकी हैं, एनी बेसेंट की है। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। होम रूल लीग है ये दोनों ने शुरू की थी, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। और जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने तो अपना हेडक्वार्टर बनाया था पूना में, और जो एनी बेसेंट है इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था मद्रास में। तो ये 3-4 क्वेश्चन एनी बेसेंट से पूछे जाते हैं। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन की 1917 में हुआ था। कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया ये इसकी पुस्तकें हैं। और होम रूल लीग शुरू की थी 1916 में। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका सबसे पहले तो ओरिजिनल नेम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्ता। और इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। रामकिशन मिशन की स्थापना इनके जो गुरु हैं रामकिशन, उनके नाम पर किया था। रामकिशन मिशन ने इसकी स्थापना की थी। और इनकी पुस्तक है राजयोग, बहुत बार पूछी जाती है, राजयोग, कर्मयोग, ये स्वामी विवेकानंद है, इनकी पुस्तकें हैं। और दयानंद सरस्वती, इसके बारे में भी 3-4 पॉइंट बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो इनका मतलब ओरिजिनल नेम क्या था, मूल शंकर, इनका था नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका है मूल शंकर। और जो दयानंद सरस्वती है इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती।
अगर वीडियो, और इनकी पुस्तक भी है एक, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बार पूछी जाती है ये भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 100 के 100 क्वेश्चन इस पेपर के मैंने करवा दिए हैं। 3 पार्ट में है, पार्ट 1, 2 और 3। ये पार्ट 3 है। अगर किसी ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।